साल 1947 के बाद जहां भारत आज़ाद हुआ, वहीं एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ और वह था पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने पैदा होने के साथ भारत को चोट पे चोट पहुंचाने का हर संभव कार्य करता रहा। साल बदले, दशक बदले, नहीं बदले तो पाकिस्तान के इरादे। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान ने हमेशा शिकस्त खाई, चाहे वो 1965 हो या 1971 हो या 1999 हो। हर बार पाकिस्तान ने हार से अपने हाथ मसले। जब सामने से भारत को हराना मुश्किल हुआ तो पाकिस्तान ने आतंक का सहारा लिया। अपने देश में आतंक की खेती कर भारत की जमीन को लहूलुहान करने का काम पाकिस्तान करने लगा। भारत अगर रिटेलिएट करने की कोशिश करता तो अपने आप को आतंक से त्रस्त राष्ट्र घोषित कर अन्य देशों के सामने रोने का काम पाकिस्तान बखूबी करता। भारत को जवाब देना ही था। आखिर कब तक आरोप प्रत्यारोप का खेल भारत खेलता? इसलिए उल्टा खेल भारत ने खेलना शुरू किया और वह था आतंकियों को उसी के घर पर घुसकर मारने का खेल। धीरे धीरे भारत इस खेल में महारथी बनने लगा। अब वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान सचमुच में रोता कि भारत की इंटेलिजेंस विंग RNAW एक के बाद एक ऑपरेशंस को अंजाम उनके धरती पर दिए जा रही है। अब यहां भारत के डिप्लोमेट से लेकर लीडर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स चाय की चुस्की मारते या कहते पाए गए कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमारी लड़ाई आतंक से है और पाकिस्तान में जब कोई आतंकवादी ही नहीं तो ऑपरेशंस कैसा। अच्छी बात यह होगी कि पाकिस्तान भारत का साथ देकर आतंक से लड़े। यह इनडायरेक्ट मैसेज था कि पाकिस्तानियों, अब भी वक्त है, संभल जाओ, बिकॉज भारत इज कमिंग टू बीट यू डाउन। बी स्कैर्ड, बी वेरी वेरी स्कैर्ड। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि बियॉन्ड द स्टोरी अब स्पॉटिफाई पर आ चुका है। आप सभी सब्सक्राइबर्स जो हमारा परिवार है, आप सभी ने मिलकर इस यूट्यूब चैनल को हद से ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप सब स्पॉटिफाई पर भी हमारे साथ जुड़ एक नया परिवार बनाते हैं। स्पॉटिफाई पर अपलोडेड कंटेंट्स यूट्यूब कंटेंट से अलग होंगे ताकि आप सभी को नए कंटेंट्स दोनों प्लेटफॉर्म में मिले। याद रखें, स्पॉटिफाई के कंटेंट्स यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगे, तो एक फ्रेश एक्सपीरियंस के लिए हमें स्पॉटिफाई पर भी सब्सक्राइब करें। बियॉन्ड द स्टोरी सर्च करके आप स्पॉटिफाई पर हमें ढूंढ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। सी यू बियॉन्ड द स्टोरी फैमिली ऑन स्पॉटिफाई टू। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 1994 शाहिद लतीफ नाम के आतंकवादी की धरपकड़ होती है। यह आतंकवादी कश्मीर वैली में अपने कारनामों को अंजाम देते पाया गया। साल 1994 से 2010 तक उसे भारतीय जेल में रखा गया। इस बीच उसकी मुलाकात मसूद अजहर से हुई, जो उस वक्त उसी के साथ जेल में बंद था। जी हां, वही मसूद अजहर जिसने जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन की स्थापना कर भारत को चोट पर चोट पहुंचाने का कार्य किया। खैर, बात करें शाहिद लतीफ की, तो साल 2010 में भारतीय सरकार ने उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया। इतने साल जेल रहने पर यह कयास लगाया जाने लगा कि शायद आतंकी गतिविधि को छोड़ शायद अलग रास्ता अपनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुत्ते की दुम वाली कहावत शायद इन जैसों को देखकर ही बनी थी। शाहिद जेल से तुरंत बाद जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा। धीरे धीरे इस संगठन में उसका बड़ा नाम होने लगा और वह अब जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख सदस्य भी बना। उसका काम धीरे धीरे बढ़ता रहा। आतंकवादियों को भारत में घुसाने के काम से लेकर आतंकी वारदात जो कश्मीर में होते, उसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग तक शाहिद लतीफ करता। अपने कई हाईली एक्टिव स्लीपर सेल्स को इलीगली भारत में घुसपैठ करवाने का काम शाहिद लतीफ करता। यह सारे काम, भारत को तकलीफ देने का काम, वह अच्छे से किए जा रहा था। परंतु जनवरी 2016 में उसने भारत को ऐसी चोट पहुंचाई जिसने यह सोचने पर भारत सरकार को मजबूर कर दिया कि शाहिद लतीफ का मरना अब बहुत जरूरी बन गया है। जनवरी 2016 में शाहिद लतीफ ने भारत के पठानकोट पर हमला करवाया। इस दौरान शाहिद सियालकोट में जैश का लॉन्चिंग कमांडर बन चुका था। हुआ था कुछ यूं कि 31 दिसंबर 2019 रात 9 बजे 4 आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान से भारत घुसे। यह चारों आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद से थे और यह जो वारदात को अंजाम देने वाले थे, उसका पूरा प्लान तैयार शाहिद लतीफ ने किया और चारों आतंकवादियों को गाइड पाकिस्तान से बैठे बैठे वही कर रहा था।
उन चारों आतंकियों ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुस बैठकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। यह आतंकी अपने पूरी तैयारी से आए थे। फायरिंग तकरीबन 17 घंटों तक चलती रही। भारतीय जवानों ने चारों खाने चित तो किए, लेकिन नुकसान भी जबरदस्त खाया। हमारे 7 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें 5 डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स पर्सनल थे, एक आईएएफ गार्ड कमांडो और एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड शामिल था। यह अटैक जहां शाहिद लतीफ अपनी जीत मानकर बैठा था, वहीं यही जीत उसे मौत के करीब ले जाने का काम भी कर चुकी थी। खैर, सितंबर 2023 में अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी। इसमें हमारे आर्मी के कर्नल और मेजर सहित 4 जवान शहीद हुए। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। लगभग 6 दिनों तक यह ऑपरेशन चलता रहा। इसका मास्टरमाइंड भी शाहिद लतीफ ही था। शाहिद लतीफ के हौसले अपने बुलंदियों पर थे। खुद पाकिस्तान छिपकर बैठा यह आतंकी अपने आप को मसीहा मानने लगा। उसे यह लगता कि भारत में भी उसे कोई पकड़कर मार नहीं सकता, तो पाकिस्तान में उसे छूना तक औकात के बाहर की बात है। अक्टूबर 11, 2023 शाहिद लतीफ रोज की तरह अपने घर से थोड़े ही दूर मस्जिद नमाज अदा करने गया। मस्जिद से जैसे ही वह बाहर निकला कि एक बाइक पर सवार 2 अनजान व्यक्ति उसे गोली मार फरार हो जाते हैं। कई लोगों को गोलियों से भून देने वाला यह आतंकी अपने शरीर पर चंद गोलियां भी झेल न पाया और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह घटना सियालकोट में हुई। जी हां, सियालकोट, जो पाकिस्तान में स्थित है, जो शाहिद लतीफ का किला था। उस किले को भेद 2 अनजान शख्स उसे उसके अंजाम पहुंचाने में सफल रहते हैं। गोली खाकर सड़क पर पड़ा शाहिद लतीफ का घमंड खून बनकर बह गया और इस तरह पठानकोट से लेकर अन्य कई हमलों का बदला भारत ने कुछ हद तक ले ही लिया था। कश्मीर में ठंड का वातावरण ज्यादातर रहता है, लेकिन यहां की राजनीति आतंक इसे गर्म रखे हुए है। भारत और कश्मीर 2019 से पहले अलग थे, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जितनी हमारे देश के नागरिक से लेकर सरकार कश्मीर को अपनाने में लगे थे, उतना ही हमसे हमारा कश्मीर छीनने में लगे थे पाकिस्तान और उनके आतंकी पिट्ठू। उन्हीं आतंकी संगठन में से एक संगठन था अल बदर। अल बदर का आतंक कश्मीर में फैला हुआ था। साल 1998 में आतंकी संगठन अल बदर की स्थापना हुई। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य था कश्मीर की आजादी और उससे भारत से मुक्त कर पाकिस्तान में शामिल करना। यह संगठन जमात इस्लामी के कई आतंकी संगठनों में से एक है और अक्सर कुख्यात हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर काम करता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इंटेलिजेंस आईएसआई अल बदर को भर भर के फंडिंग्स प्रोवाइड करती है। अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए अल बदर ने हिंसा का सहारा लिया और सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा बलों और यहां तक कि नागरिकों पर भी हमला किया। अल बदर ने पाकिस्तान और अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रोवाइडेड वेपन से तबाही मचानी शुरू की। लश्कर और जैश के अलावा अल बदर एकमात्र ऐसा समूह है जिसने अपनी राजनीति में फिदायन हमलों को शामिल किया। इन सब के बाद भी अल बदर नहीं रुका। जिन स्थानों पर अल बदर संचालित होता था, वहां अल बदर ने इस्लामी कानून की अपनी कट्टर व्याख्याएं भी लागू करनी शुरू कर दी। इसका सामाजिक प्रभाव हद से ज्यादा भयानक था, खास तौर पर महिलाओं पर। उदाहरण के तौर पर 2002 में एक बड़े आतंकी घटना पर जम्मू क्षेत्र में 3 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। 2003 में संगठन ने अपने नियंत्रण वाले ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इस्लामी उपदेश जैसे पर्दा पहनना, 14 साल की उम्र में शिक्षा छोड़ना वगैरह वगैरह जैसे रूल्स का पालन न करने के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी। औरतों और बच्चियों को डरा धमका कर रखना, उनका सांस लेने के सिवाय हर चीज पर कंट्रोल चाहता था अल बदर। और अगर उनके आतंकी गतिविधि पर हल्का सा नजर घुमाए तो कई कांड नजर आते हैं। जैसे 28 नवंबर 2002 श्रीनगर के ऑल इंडिया रेडियो पर हमला। 24 फरवरी 2005 श्रीनगर के कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स में 250 एम्प्लॉयज को हॉस्टेजेस बनाया गया। कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ जरूर, पर इसमें अटैकर्स द्वारा 3 पुलिसमैन और 2 सिविलियंस मारे गए। मैसूर में अल बदर के 2 टेररिस्ट पकड़े गए और इनके पास से आईईडीज, डेटोनेटर्स, एक AK-47 राइफल, पिस्टल, डिजिटल कैमरा, फेक पासपोर्ट्स और विधानसभा के अलग अलग एंगल से फोटोज व स्केचेस पाए गए। 2008 में अल बदर ने श्रीनगर के 2 पुलिसमैन को अगवा किया और कुछ दिनों बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया।
4 जून 2018 शोपियन और जहाब में ग्रेनेड अटैक। अगस्त 17, 2018 अवंतीपोरा में ग्रेनेड अटैक। 31 जनवरी 2019 अनंतनाग में ग्रेनेड अटैक। अगस्त 2020 ऑफ ड्यूटी सोल्जर शकीर मंजूर को कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के रंभामा में मौत के घाट उतार दिया गया। 19 अगस्त 2020 अल बदर के मिलिटेंट्स ने भारतीय जनता पार्टी के पंचायत सदस्य निसार अहमद भट्ट को किडनैप किया और फिर उन्हें भी मार डाला। इन सभी अपराधों के चलते कश्मीर शांत रह सके ऐसी परिस्थिति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत थी, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एक्शन की। जब अल बदर अपने पीक पर था तब संगठन का ज्यादातर काम अल बदर का कमांडर सईद खालिद रजा संभालता। सैयद खालिद रजा का ही मास्टरमाइंड था जो अल बदर को आईएसआई से जोड़े था। आईएसआई पानी की तरह पैसे लुटा रही थी अल बदर पर। सैयद खालिद रजा का नाम सम्मान से लिया जाए, उसका बंदोबस्त भी आईएसआई ने अच्छे से किया। सैयद खालिद कराची में रहता। यहां वो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का वाइस चेयरमैन बना। इन शॉर्ट, यहां उसे स्कॉलर, एजुकेशनलिस्ट वगैरह वगैरह जैसे सम्मान मिले। पाकिस्तान के कराची में वह हाई सिक्योरिटी के साथ बड़े मजे में रहता। फरवरी 26, 2023 सैयद खालिद रजा अपने घर गुलिस्तान ए जोहर ब्लॉक नंबर 7 कराची से बाहर सैर पर निकला ही था कि 2 अनजान व्यक्ति वहां पहुंच ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर देते हैं। यह काम इतने स्पीड और क्लैरिटी से हुआ कि देखने वाले कुछ रिएक्ट करते, तब तक गोली भी चल दी। सैयद खालिद रजा कुत्ते की तरह जमीन पर गिरा और दोनों गनमैन हवा में गायब भी हो गए। सैयद खालिद रजा के मरने से बहुत काम एक साथ ही हुए, जैसे अल बदर कमजोर पड़ा और उन्हें इनडायरेक्ट संभल जाने का मैसेज भी मिला। कश्मीर के हालात कुछ हद तक और मजबूत बने। आईएसआई के इल्लीगल एक्टिविटी भारत को कमजोर करने की थ्रू अल बदर, उसमें खतरनाक गिरावट आई। अब यह अटैक किसने किया, कौन था सैयद खालिद रजा को उसके अंजाम पहुंचाने में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे आप सब समझदार हैं ही, सही जवाब ही देंगे। खैर, एक के बाद एक आतंकियों को मारने का सिलसिला यहां कहां खत्म होने वाला था। अभी तो आतंकियों को और भी दर्द देना बाकी था। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस एयरबस A300 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए रवाना हुई। रूटीन फ्लाइट स्केड्यूल, रूटीन चेकिंग, सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन आज के दिन उड़ी यह इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 इतिहास बदलने वाला था। यह ऐतिहासिक दिन भारत के हार का दिन होने वाला था। दरअसल यह फ्लाइट अपने उड़ान के साथ ही हाईजैक हुई। 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट में सवार थे। इन 191 लोगों से भरी फ्लाइट से ही 5 हाईजैकर्स ने पूरे फ्लाइट को अपने कब्जे में लिया। यह फ्लाइट को अलग अलग जगह भटकाने का काम हाईजैकर्स कर रहे थे। इन हाईजैकर्स के अनुसार अगर इनकी मांग पूरी कर दी जाती है तो सारे हॉस्टेजेस को छोड़ दिया जाएगा। अगर मांग पूरी न हुई तो किसी हॉस्टेज को जिंदा रखने के इरादे में न थे हाईजैकर्स। इन हाईजैकर्स की डिमांड भारतीयों को खतरे में ले जाएगा, यह क्लियर विजिबल था। यह प्लेन हाईजैक किया गया था हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों द्वारा और उनकी डिमांड्स थी कि भारतीय जेल में सड़ रहे हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकवादी अहमद ओमर, सैयद शेख, मसूद अजहर और पाकिस्तानी बैक्ड कश्मीरी मिलिटेंट मुश्ताक अहमद जरकार की रिहाई। भारतीय सरकार किसी भी तरीके की आतंकी नेगोशिएशन के मूड में न थे, लेकिन इन 5 टेररिस्ट के अलावा और भी बड़े बड़े दुश्मन डायरेक्टली इस हाईजैक में जुड़ भारत को हराने में लगी थी। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय दोवल के अनुसार फ्लाइट को अफगानिस्तान के कंधार में लैंड किया गया फाइनल डील के लिए। पूरे एयरफील्ड में और एयरप्लेन के आसपास मान लीजिए कि पूरा तालिबान संगठन खड़ा था। भारत को साफ साफ तालिबान ने हिदायत दी थी कि कोई टास्क फोर्स ऑपरेशन नहीं होगा। तालिबान सिर्फ एक ही चीज पर अड़ी थी कि अगर टेररिस्ट सरेंडर करते हैं तभी हम उन्हें अरेस्ट करेंगे, वरना ना हम ऑपरेशन करेंगे ना करने देंगे। यहां तक कंधार एयरपोर्ट पर कई आईएसआई ऑफिसर्स भी स्पॉट किए गए, जो यह साफ साफ दिखाता था कि इतने बड़े हाईजैक को बिना आईएसआई सपोर्ट के पूरा होना संभव नहीं है। भारत के सामने अफगानिस्तान और एक पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क था। भारत को नेगोशिएट करना पड़ा। तीनों टेररिस्ट को छोड़ दिया गया और शर्त अनुसार हॉस्टेजेस छूटे जरूर,
परंतु आगे उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई मसूद अजहर ने। 2001 पार्लियामेंट अटैक्स, 2008 मुंबई अटैक्स, 2016 पठानकोट, 2019 पुलवामा अटैक एंड व्हाट नॉट। जो 5 हाईजैकर्स थे उन्हें पूरा संरक्षण पाकिस्तान में मिल रहा था। देरी सही, पर जिसकी मौत लिखी है वो तो लिखी है। इन 5 हाईजैकर्स में से मुख्य था मिस्त्री जहूर इब्राहिम। मिस्त्री जहूर इब्राहिम ही था जिसने बेशर्मी से उस फ्लाइट में बैठे 25 वर्षीय रुपीन कतियाल को मार डाला। यह 5 हाईजैकर्स कब तक खुलेआम घूमते? 1 मार्च 2022 बेखौफ मिस्त्री जहूर इब्राहिम कराची में घूम रहा था। अपने घर अख्तर कॉलोनी जब मिस्त्री जहूर पहुंचा ही कि तभी उसे भी 2 आइडेंटिफाइड बाइकर्स ने मौत के घाट गोली मारकर उतार दिया। इन बाइकर्स की तैयारी इतनी खतरनाक थी कि गोली लगे उससे पहले ही रफ्तार से कोसों दूर भाग खड़े हुए। इन बाइकर्स की रफ्तार इतनी कि पकड़ना नामुमकिन बन चुका था। अच्छा, पाकिस्तानियों की बेशर्मी भी तो देखो। उनके रेप्यूटेड न्यूज चैनल जियो टीवी में यह बताया गया कि एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन की हत्या कराची में हुई। रेप्यूटेड बिजनेसमैन, सीरियसली? खैर, अपने बेशर्मी को दिखाना कोई पाकिस्तान से सीखे। जहूर मिस्त्री की मौत कराची में होना यानी भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के लिस्ट में एक और नाम गायब होना। उन 5 हाईजैकर्स में से सिर्फ 2 हाईजैकर्स बचे हैं, पर कब तक? यह डर तो उन्हें भी बना है और डर रहना भी चाहिए। आप दर्शक सोच रहे होंगे कि सिर्फ शाहिद लतीफ, मिस्त्री जहूर और सैयद खालिद रजा को मार भारत ने कौन सा पराक्रम कर दिखाया? तो आपका यह सोचना गलत है। रियाज अहमद, लश्कर ए ताइबा का टॉप कमांडर, उसकी पीओके में मौत। हरदीप सिंह निजार, खालिस्तान टाइगर फोर्स से ताल्लुक रखने वाले का कनाडा में गोली मारकर हत्या। बशीर अहमद पीर, कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन की अननोन गनमैन द्वारा रावलपिंडी में मौत। परमजीत सिंह पंजवार, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था, उसकी अनआइडेंटिफाइड गनमैन द्वारा लाहौर में मौत। लाल मोहम्मद, पाकिस्तान के इस आईएसआई एजेंट की नेपाल के काठमांडू में मौत। आमिर सरफराज, लश्कर ए ताइबा के को-फाउंडर की लाहौर में मौत। मोहम्मद रियाज की रावलपिंडी में मौत। अकरम खान, पूर्व लश्कर आतंकवादी जो लश्कर के रिक्रूटमेंट सेल का लीडर था, उसकी खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर हत्या। सईद नूर शालोबार, कश्मीर में दंगे और आतंक फैलाने के मशीन को खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर हत्या की। यह सिर्फ चंद नाम है। लिस्ट इतनी लंबी है कि पार्ट 2 बनाना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे आतंकवादियों के मौत पर पार्ट 2 बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। आप सब सोच रहे होंगे कि दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद जैसे तक भारत कब पहुंचेगा? तो उसका जवाब है जल्द, बहुत जल्द। आप इतनी बात समझिए कि इन बड़े आकाओं के हाथ और पैर या संस्था टेररिस्ट संस्था ही होते हैं। धीरे धीरे वक्त खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान रो रहा है कि यह मर्डर भारत का RNAW कर रहा है। दूसरी तरफ भारत ना हाँ बोल रहा है और ना ही ना। बाकी आप दर्शक समझदार हैं। यह जो संस्था इन आतंकवादियों को उसके अंजाम पहुंचा रही है, वह हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखकर ही आगे बढ़ रही है। आग के बीच कूद आग को नहीं बुझाया जाता, किनारों से शुरू कर धीरे धीरे अंत किया जाता है। 2019 के बाद से जो आतंक हम मचा रहे हैं, उस आतंक के सामने पाकिस्तान और उनके द्वारा संरक्षण में रहे आतंकवादियों को झुकना पड़ेगा। भारत अब मजबूर नहीं, मजबूत है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।